हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल गौतम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। के बाद में दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और थर्ड टॉपिक है बायो-सैवर्ट्स लॉ एंड फोर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट का फील्ड। तो व्हाट इज़ द मैग्नेट का फील्ड। मैग्नेट का फील्ड मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। दैट मीन्स किसी मैग्नेट, इट मे बी बार मैग्नेट और अनदर टाइप ऑफ एनी मैग्नेट, इट में या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट मीन्स कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सके या एक्सपीरियंस किया जा सके तो उसके चारों तरफ का वो स्पेस मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ अगर हम लोग मैग्नेटिक जहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस एरिया को या उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर इसके चारों ओर ये वाला जो मैंने अभी ये बनाया है स्पेस, इस स्पेस में अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आते हैं तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर आप इसके फील्ड के बाहर होंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। हम बात करते हैं मैग्नेटिक निडल की, जिसे आप जानते भी हैं, कंपास के नाम से आप जानते हैं। ये दिस इज़ मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल का उपयोग किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। बाय द वे, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मे बी इन दिस डायरेक्शन एंड ये आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बताया गया मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो फिर वो ऐसे मुड़ जाएगी या फिर वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़कर आए हैं 10th क्लास के अंदर। ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है कि 1820 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टेड। ऑस्टेड ने क्या देखा कि एक अपने पास में एक सर्किट है और यहाँ से इसमें करंट आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ रियोस्टेट भी दिखा सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर मैं ऐसे भी दिखाता हूँ तो इफ़ेक्ट को वो सेम ही शो करेगा। तो ऑस्टेड ने क्या देखा कि अगर वो इस तरीके का उन्होंने एक सर्किट तैयार किया और यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रख दी है। दिस इज़ द मैग्नेटिक निडल। अभी क्या हुआ कि करंट यहाँ से फ्लो होकर वो ऐसे जाने लगा। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगा, अगर मैं यहाँ से स्विच को ऑफ रखता हूँ, की को ऑफ रखता हूँ, ओपन रखता हूँ, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक निडल ऐसे ही रखी रहती है। और जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक निडल जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स
ये डिफ्लेक्शन अभी मैंने आपको बताया कि डिफ्लेक्शन तभी होता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। तो इससे ये बात शो होती है कि जैसे जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करता है वायर के अंदर, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि अगर इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट हैपन, अभी ये जो मैग्नेटिक निडल आपको इस तरह से दिखाई दे रही थी, वो मैग्नेटिक निडल वो अब नीचे की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इससे ये बात पता चलती है कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अगर आप डायरेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, किधर की तरफ होती है, तो इसको जो है हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल से समझ सकते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर आप कोई व्यक्ति जो है वो स्विमिंग कर रहा है, ये सपोज दैट ये एक पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है, और स्विमिंग करते समय करंट इस तरीके से जाए कि वो उसके पैरों से होता हुआ उसके सर से बाहर निकले। तो करंट यहाँ से इसके पैरों से होता हुआ सर से बाहर निकल रहा है, तो इसका जो ये लेफ़्ट हैंड है, इस लेफ़्ट हैंड की तरफ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द एम्पियर स्विमिंग रूल, ये एम्पियर स्विमिंग रूल है। तो आई होप आपको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। इसके बाद में देन द थर्ड टॉपिक इज बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ। स्टूडेंट्स, बायो-सैवर्ट्स लॉ जैसा कि अभी ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब किसी करंट के जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से आप उसके चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा बेसिकली, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देता है। तो अभी हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है एग्जैक्टली उसको निकालने की कोशिश करें। बायो-सैवर्ट्स लॉ यही हम लोगों को बताएगा कि सपोज दैट ये एक वायर है आपके पास में, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये मान लीजिए x से y तक की इसकी जो है लेंथ है, और आप यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए dl और इस पॉइंट P को मिला देते हैं, और सपोज दैट इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और यहाँ से करंट आपका फ्लो होता है I। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या स्टेट करता है, ये बताता है कि एज पर बायो-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड will be directly proportional to the current, and second one is dB is directly proportional to the length element dl, and if the distance between the wire and the point is r, then the as per Bayo-Savart's law dB is inversely proportional to the square between wire and the point, and last one is dB is directly proportional to the sin theta। हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने पर ये आपका हो जाता है IDL sin थीटा ओवर आर स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है which will be equal to mu naught over 4 pi IDL sin theta over r square, and this is the formula of magnetic field at any point।
तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी ये। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पर पर मीटर। इसके बाद में अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं आइडियल साइन थीटा होता है। यू नो वेरी वेल दैट साइन थीटा तब लगता है जब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसके लिए मैंने आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इट विल बी इक्वल टू डी एल क्रॉस आर और अपॉन में आर क्यू। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू तो आप ऐसे बता सकते हैं, अदरवाइज दिस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। अगर बात करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ की, तो बायो-सैवर्ट लॉ आपका कहाँ कहाँ पर काम करता है? इट इज़ वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो ही आप इसका उपयोग कर पाएंगे। और जब आपका बहुत छोटा लेंथ में कंडक्टर होता है तब आप बायो-सैवर्ट लॉ का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में क्योंकि बहुत छोटी लेंथ है तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री रख देते हैं तो साइन 0 एंड साइन 180 दोनों की वैल्यू होती 0 के बराबर, तो डी की वैल्यू आएगी 0। और लास्ट में अगर थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं तो साइन 91 होता है, तो आपकी डी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से बायो-सैवर्ट लॉ जो है आपका ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स हम एक x से y तक के लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक वायर को ले लेते हैं। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट है dl, यहाँ इसके अंदर से करंट फ्लो होकर जा रहा है I। जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अगर मैं इसको ये अगर नहीं होता मेरे पास में, मैं इसको अगर रफ कर देता तो क्या होता कि यहाँ से लेकर dl से लेकर इस पॉइंट P तक जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को R ले लेते हैं, जैसे हम लोग बायो-सैवर्ट लॉ में लेते थे। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P को ऐसे मिला दिया यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर, तो अपने पास में एक ऐसा ट्रायंगल बन जाता है। अगर बायो-सैवर्ट लॉ की बात करूँ तो बायो-सैवर्ट लॉ में वो इस तरीके का डायग्राम था। इट जस्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। इसको मैं अगर यहाँ से स्ट्रेट कर दूँ तो ये यही वाला डायग्राम आपका बन कर आ जाता है। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ से इसको फाई मान लिया है, और फाई लेने के बाद में इसको आप ऐसे मिला दीजिए, क्योंकि मेरे को जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वो इस पूरे वायर की वजह से निकालना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक को इन दोनों को मिला देता हूँ एंड्स को। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एंगल है वो है आपका फाई 1, और इस पोजीशन से यहाँ तक का एंगल है आपका फाई 2। तो स्टूडेंट्स अगर इस डायग्राम में आगे बढ़ते हैं तो आप बायो-सैवर्ट लॉ के हिसाब से आप जानते हैं डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ट्राइंगल में देखते हैं पी ओ सी में, दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि आपका थीटा प्लस फाई ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से थीटा इज इक्वल टू वैल्यू निकालूँ तो वो 90 माइनस फाई होगा। तो इसको मान लेते हैं दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, एंड साइन 90 माइनस फाई विल बी इक्वल टू कॉस फाई। तो बेसिकली जो साइन थीटा है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं जो है इस थीटा को फाई की फॉर्म में ले आऊँ। मैं चाहता हूँ कि सारी वैल्यू मेरी फाई की फॉर्म में आ जाए। ये सपोज दैट सेकंड इक्वेशन है। आफ्टर दैट इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल POC में कोस फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी
बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ इक्वल टू ए ओवर आर। तो आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी ए ओवर कॉस फाई एंड यू कैन राइट दिस ए सेक फाई। इसको आप ले लीजिए, ये दिस इज थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम इसी ट्रायंगल में आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे tan फाई इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका L और बेस हो गया आपका A। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी L इज इक्वल टू A tan फाई। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो R की वैल्यू है उसको A की फॉर्म में लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो L है वो भी मैं, क्योंकि मेरा फॉर्मूले में DL होता था तो मैं इस DL को एलिमिनेट करके या DL की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो L इज इक्वल टू A tan फाई। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन DL विल बी इक्वल टू A tan फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई D फाई। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब आप इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ से क्या करेंगे कि इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। जब आप इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी dB की। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई। DL की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A सेक स्क्वायर फाई D फाई और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस फाई ओवर R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी A सेक फाई का होल स्क्वायर। इसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई A सेक स्क्वायर फाई D फाई को आगे लिखेंगे कोस फाई D फाई ओवर A स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर फाई। बेसिकली यहाँ आप इससे इसको काट देंगे और इससे इसको काट देंगे। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। इसको आगे करते हैं इक्वेशन को। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कोस फाई D फाई ओवर A। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन म्यू, आप अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर A एंड इंटीग्रेटिंग कोस फाई D फाई विच लिमिट इज फ्रॉम -φ1 टू +φ1। आप यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हैं तो φ1 ऊपर φ2, तो -φ1 से +φ2 तक इसकी हम लोग लिमिट रखेंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर A एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई इज sin फाई। और आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे -φ1 से φ2 तक। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर A। आप एक बार यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो sin फाई माइनस माइनस प्लस साइन φ2 प्लस साइन φ1 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ बात करते हैं केसेस की।
इसके बाद में केस फर्स्ट है हमारा कि व्हेन पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर ऑफ वायर देन φ1 एंड φ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए पॉइंट P यहाँ पर था आपका, आपने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ये φ1 है, ये φ2 है, आप मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो आप क्या देख रहे हैं कि एंगल पहले से इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप यहाँ आए तो और इंक्रीज़ हुआ, वो कह रहा बिल्कुल यहाँ सेंटर के पास में है, तो होगा क्या कि वो अप्रोक्स में 90 डिग्री के बराबर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये बहुत पास में है तो जब हम इसको θ1 एंड θ2 को 90 डिग्री के बराबर मान लेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μ0/4 πI over a and sin φ2 that means sin 90 plus sin 90, and you know very well that the value of sin 90 is 1, तो ये 1 plus 1 which is equal to 2, तो b is equal to μ0/4 π 2i over a। ये b की वैल्यू हो जाती है जब आपका पॉइंट सेंटर पर है। दूसरे केस में, केस सेकंड, when point P lies near the end of wire, तो उस केस में क्या होगा कि अभी जो आपका पॉइंट है अगर वो मान लीजिए यहाँ पर है तो एक तो 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसके और इसके बीच में, एंड के और इसके बीच में कोई एंगल बचा ही नहीं, और दूसरा यहाँ से उसको अप्रोक्स 90 डिग्री के बराबर ले लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि φ1 बराबर 0 ले लेते हैं और φ2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर ले लेते हैं, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μ0/4 π I over a। दैट्स इट। ये हमारा जो है डेरिवेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। इसके बाद में आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप जो है वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं इसको। तो इसके बाद में डायरेक्शन की अगर बात की जाए कि आप किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे फील्ड की निकालते हैं, तो बेसिकली ये आपने जो है 10th में पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा, ऊपर की तरफ करंट है, तो ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के घूमने की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होती है। ये एक पेपर है, ऐसा मानकर चलते हैं, और ये इसके अंदर से ये वायर निकल कर जा रहा है। इसको आप ऐसे पकड़िए, करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से होगा, और ये आप जो है 10th में भी पढ़ कर आए हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि ये आप इसको अच्छे से बहुत जानते भी होंगे। एक मैं और सिंपल सी आपको बात बता देता हूँ, फिर इसके बाद में क्लास ख़त्म करेंगे। कि मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपकी बुक में शायद से दिया ना हो, राइट हैंड पाम रूल के नाम से इसको जानते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसमें वो अक्सर कहता है कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, कहाँ की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ होगी। तो जनरली जस्ट आपको करना क्या है कि इस अंगूठे को उस तरफ रखना है जिस तरफ करंट जा रहा हो। करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, अंगूठा ऊपर की तरफ हो गया। ये उंगलियां जो हैं ये उस तरफ पॉइंट आउट होंगी जहाँ पर आपका पॉइंट है। पॉइंट उस तरफ है, आपने इस उंगली को इस तरफ से कर दिया ऐसे, तो क्या होगा कि जब आप इसको इस तरफ करेंगे तो धकेलने की जो डायरेक्शन है, धक्का देने की जो डायरेक्शन है, वो करंट की उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो धकेलने की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है, तो क्रॉस दिखा देंगे कि ये अंदर की तरफ है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर है वो कोई पॉइंट P', तो आप क्या करेंगे कि करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट आउट इधर की तरफ करेंगे उंगलियों को, तो आपका धकेलने की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, तो ये ऐसे दिखा देंगे। तो इसका मतलब करंट जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा अंदर की तरफ। और वही राइट हैंड थंब रूल से आप इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, आपको कोई सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें।